Hello everyone, welcome in our sociology classes. Today in this lecture we will discuss on the short answer type questions of 6th SEM, BA 3rd, Unit 3rd and 4th. In this lecture we will discuss on the topics land reform and land tenure, green revolution, bonded labor, migrant labor, change in rural society, 73rd Constitution Amendment and women empowerment. In this video, this is the last video BA 3rd year. The syllabus has been completed. Then let's start. भूमि व्यवस्था क्या है, भू स्वामित्व क्या है। भू स्वामित्व या भूमि स्वामित्व का तात्पर्य ये होता है कि भूमि के प्रयोग करने का अधिकार किसका है, भूमि का स्वामी कौन है। भूमि के प्रयोग करने और स्वामित्व के अधिकार देने की व्यवस्था को भूमि स्वामित्व या भूमि व्यवस्था कहते हैं। तो भूमि व्यवस्था से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसके अनुसार भूमि का स्वामित्व का अधिकार एवं दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। स्वामित्व का मतलब स्वामी कौन होंगे, और भूमि के दायित्व का तात्पर्य ये हुआ उस भूमि का कर है वो कौन देगा, भूमि के प्रयोग करने का अधिकार किसका है, भूमि को बेचने का अधिकार किसका है, ये दायित्व के निर्धारित किए जाते हैं। इस व्यवस्था में निम्न 3 तत्व शामिल किए जाते हैं। भूमि के स्वामी कौन होंगे, भूमि को जोतने वाले का भूमि के प्रति क्या कर्तव्य होगा, क्या वो भूमि का स्वामी होगा या वो भूमि के प्रयोग का उसका अधिकार होगा, स्थानांतरण का अधिकार होगा, एवं दायित्व तथा मालगुजारी के लिए राज्य से संबंध की व्याख्या की गई है। अभी भूमि से संबंधित जो लगान है, जो कर है, जो माल है, वो किसके द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो ये सब भूमि व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। रेतवारी व्यवस्था क्या है, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय किसानों के शोषण से संबंधित 3 व्यवस्थाएं कार्यरत थी, रेतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था। तो इन स्वतंत्रता के पश्चात इन तीनों व्यवस्थाओं को सबसे पहले समाप्त किया गया, क्योंकि ये तीनों व्यवस्थाएं किसानों के शोषण और कृषि के पिछड़ेपन का मुख्य कारण थी। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेतवाड़ी व्यवस्था। रेत का मतलब किसान, भी जमीन है वो सरकार का स्वामित्व था, परंतु व्यावहारिक रूप से उसका स्वामी है वो रेत या किसान होता था। रेत का तात्पर्य होता है किसान। सरकार के द्वारा कर का निर्धारण किया जाता था, और जब तक एक रेत है वो उस लगान को भुगतान करता था तब तक वो उस ज़मीन का मालिक या स्वामी होता था, और उस ज़मीन को बेच भी सकता था और प्रयोग में भी ला सकता था, उसका पूरा अधिकार था। तो रेतवारी व्यवस्था की शुरुआत 1792 में थॉमस मुनरो व कर्नल रेड के द्वारा की गई। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व राज्य का होता था, मतलब ज़मीन का जो स्वामित्व था वो राज्य या सरकार का था, परंतु व्यावहारिक रूप में भूमि का स्वामी रेत या किसान होता था। जब तक वह राज्य को नियमित रूप से कर देता था उसे बेदखल नहीं किया जा सकता था। वो भूमि को बेच भी सकता था, स्थानांतरित भी कर सकता था और अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग में भी उसको ला सकता था। महलवारी व्यवस्था, महल का मतलब होता है गाँव। महलवारी व्यवस्था की शुरुआत 1833 में विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई। महल का अर्थ होता है गांव या ग्राम। इस व्यवस्था में सरकार द्वारा पूरे वर्ष के लिए एक रकम मालगुजारी के रूप में तय कर दी जाती है। मालगुजारी का तात्पर्य टैक्स या फिर लगान, जिसको देने का उत्तरदायित्व गांव के सभी भूस्वामियों का होता है। मतलब गांव के सभी भूस्वामी मिलकर उस लगान, सरकार द्वारा वर्ष में निर्धारित किए गए लगान को भुगतान किया जाता है, और इसीलिए इसको महल कहा जाता, महलवारी व्यवस्था। महल क्यों, क्योंकि पूरे गांव के द्वारा लगान का भुगतान किया जाता है, और पूरे गांव के जो भूस्वामी होते हैं उनको सहभागी कहते हैं। क्वेश्चन सहभागी भी आ सकता है, भी सहभागी किसे कहते हैं, तो सहभागिता का तात्पर्य पूरे गांव के भूस्वामियों को कहा जाता है। भूमि पर समस्त ग्राम का स्वामित्व होने के कारण इसे महलवारी व्यवस्था कहा जाता है। भूमि पर पूरे गांव का स्वामित्व या अधिकार होने के कारण इसे महलवारी, क्योंकि महल का मतलब भी गांव होता है। इसके पश्चात जमींदारी व्यवस्था क्या थी। जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। इस व्यवस्था में जमींदार को ही भूमि का स्वामी माना गया, और जमींदार अपनी ज़मीन पर स्वयं खेती नहीं करता था, और वो अपनी ज़मीन को आगे भूमिहीन कृषकों में वितरित कर देता था, और इसमें जो वो लगान लेता था वो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लगान से बहुत अधिक लगान लेता था। अपनी मर्जी से वो लगान निर्धारित करता था, और जो लगान अधिक देते थे तो कम लगान देने वालों को भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। इसका दुष्परिणाम ये पड़ा कि किसान है उनकी स्थिति बिगड़ती गई, और किसान भूमि सुधार पर कोई ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें कभी भी बेदखल कर दिया जा सकता है।
और इसके साथ साथ सरकार को जो लगान था वो लगान, सरकार का लगान तो बढ़ नहीं रहा था और ज़मींदार है उनकी आमदनी लगातार बढ़ रही थी। तो इन प्रभावों को, इन दुष्प्रभावों को देखते हुए इस व्यवस्था को बाद में समाप्त करने के लिए कदम उठाए गए थे। तो जमींदारी व्यवस्था की क्या हानियाँ थी, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इस व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया तथा भूमि संबंधी सभी अधिकार जमींदार के पास ही थे। भूमि को स्थानांतरित करना है, बेचना है, वो माल भरना है, माल लगान देना, ये सब अधिकार थे वो जमींदार के पास थे। सरकार का सीधा संबंध कृषक के साथ नहीं था, बल्कि जमींदार के माध्यम से कृषक और सरकार आपस में संपर्क में आते थे। चकबंदी क्या है? भूमि सुधार से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी चकबंदी। इसके तहत जो लोग किसान थे उनके छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगह पर बिखरे पड़े थे, जहाँ पर इसलिए कृषि उत्पादन में कमी थी, क्योंकि अलग अलग बिखरे पड़े टुकड़ों पर काम करने के लिए अधिक मानव श्रम की ज़रूरत पड़ती थी, समय भी अधिक लगता था और अधिक पैदा भी नहीं हो पाती थी। इसलिए सरकार ने अलग अलग बिखरे पड़े टुकड़ों को एक जगह पर एकत्रित करने के लिए एक प्रक्रिया चलाई, जिसे नाम दिया गया चकबंदी का। भूमि सुधार की अवधारणा को समझाएं। भूमि सुधार का तात्पर्य भूमिहीनों को भू अधिकार प्रदान करना, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको भूमि के अधिकार प्रदान करना, या जोतने वाले कोई भूस्वामित्व के अधिकार प्रदान करना, कृषकों व भूमि संबंधों का निर्धारण करना, भूमि व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं व कृषि संगठनों में किसी भी प्रकार के सुधार आदि को शामिल किया जाता है। मतलब कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए, भूस्वामित्व या भूमि व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदमों को भूमि सुधार कहा जाता है। सहकारी कृषि क्या है? सहकारी का तात्पर्य साथ मिलकर कार्य करना। कृषकों द्वारा सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर संयुक्त रूप से कृषि करना सहकारी कृषि कहलाती है। संयुक्त रूप से का मतलब साथ मिलकर, सामूहिक रूप से। भूदान का क्या अर्थ होता है? भूदान का अर्थ होता है अपनी इच्छा से भूमि दान करना। इस आंदोलन के जन्मदाता आचार्य विनोबा भावे जी थे। उनका उद्देश्य था कि जिन लोगों के पास अतिरिक्त भूमि है वो अपनी इच्छा से भूमि दान कर दे, और बाद में आचार्य विनोबा भावे जी वो अतिरिक्त भूमि या दान में आई भूमि को भूमिहीन लोगों में वितरित करने का उनका उद्देश्य था। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि व्यवसाय में अधिक से अधिक उन्नत खाद, बीज, सिंचाई व्यवस्था व उन्नत कृषि यंत्रों व तकनीकी का प्रयोग के द्वारा अधिक से अधिक अन्न उपजाने का एक संपूर्ण आंदोलन है। हरित क्रांति का मतलब एक ऐसा आंदोलन है जिससे कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उत्पादन को क्रांतिकारी तरीके से बढ़ाना है। हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। इन्होंने सबसे पहले अमेरिका के अंदर इसका प्रयोग किया था। भारत में 1966 में हरित क्रांति के प्रयास डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा किए गए, इसीलिए भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो वहीं विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। बंधुआ मजदूर कौन है? ग्रामीण समाज में एक ऐसा वर्ग जो अति निर्धनता के कारण जीवन यापन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जमींदार, महाजन या सेठ जैसे संपन्न वर्ग से उनके पास स्वयं को गिरवी रखकर ऋण लेते हैं, तथा जब तक ऋण को चुका नहीं पाते तब तक ऋणदाता की दासता से वो स्वतंत्र नहीं हो सकते, और ऋणदाता के यहाँ उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता है। यही बंधुआ मजदूर कहलाते हैं, क्योंकि व्यक्तियों के पास इनकम के सोर्स है नहीं, प्राकृतिक आपदा आ गई, फसल बर्बाद हो गई, शादी के खर्चे के कारण कर्जा लेना पड़ गया, या मृत्यु भोज के कारण कर्जा लेना पड़ गया। तो इन अवस्थाओं के कारण व्यक्ति लिए हुए कर्जे को जब वापस नहीं चुका पाता तो उन्हें जिस व्यक्ति से कर्जा लिया है उसके यहाँ अपने आप को गिरवी रखना पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति का स्वयं के ऊपर अधिकार नहीं रहता। जिससे कर्जा लिया है, जो ऋणी है, उसके ऊपर पूरी तरह से अधिकार हो जाता है और वो बन जाता है एक बंधुआ मजदूर। इसके पश्चात बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कौन सा है? बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 है। इसके तहत बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी घोषित किया गया है। बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करने का संकल्प कब और किसने लिया गया? 1975 में मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करने का संकल्प लिया गया और 1975 में ही बंधुआ मजदूरी उन्मूलन विधेयक संसद में पारित किया गया और 1976 में इसे देश के अंदर लागू कर दिया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 23 व 374 किससे संबंधित है? 374 किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात् मजदूरी करवाना दंडनीय अपराध है। इसमें जो दंडाधिकारी है उसके पास
अधिकार रहेगा कि वो सज़ा को, ऐसे अपराधी की सज़ा को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है और जुर्माना भी बढ़ा सकता है। धारा 23 के अनुसार मानव के अवैध व्यापार पर जबरदस्ती भिक्षावृत्ति करवाना या बलात् मजदूरी करवाने को अवैध घोषित किया गया है, गैरकानूनी घोषित किया गया है। बंधुआ मजदूरी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूरी प्रथा ऋणदाता और ऋणी के बीच एक सामाजिक समझौता है, जिस समझौते के तहत ऋणदाता है वो ऋणी को कर्जा देता है, और जो ऋणी है वो जब तक कर्जा नहीं चुका पाता तब तक उस ऋणदाता के यहाँ काम करने के लिए मजबूर होता है, और उसका स्वयं का अस्तित्व नहीं रहकर वह ऋणदाता की वस्तु बन जाता है। मतलब उस व्यक्ति वो एक ऋणदाता का दास या गुलाम बन जाता है, और ऋणदाता उसको खरीद बेच भी सकता है और उसको स्थानांतरित भी कर सकता है। मतलब उसके साथ एक वस्तु जैसा व्यवहार किया जाता है। और बंधुआ मजदूरी के अंदर 2 चीज़ें होती है, ऋणाग्रस्तता और बलात् मजदूरी। ऋणाग्रस्तता का मतलब कर्जे के तले दबा हुआ है व्यक्ति, और बलात् मजदूरी उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता है। प्रवास का क्या अर्थ है? प्रवास का मतलब एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना। प्रवास का अर्थ एक क्षेत्र की जनसंख्या दूसरे क्षेत्र की ओर प्रस्थान करना, अर्थात व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की प्रक्रिया प्रवास कहलाती है। इसे पलायन, प्रवसन या उत्प्रवास के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई यूपी का व्यक्ति हरियाणा में आकर बस गया तो वो प्रवासी कहलाएगा, और उसकी जो ये गतिविधि है ये प्रवास कहलाएगी। प्रवासी प्रवृत्ति का मतलब ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रवासी, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाला व्यक्ति प्रवासी कहलाएगा, और प्रवृत्ति का मतलब होता है आदत। प्रवृत्ति का मतलब आदत। तो एक बार स्थान बदलने की जो आदत है वो प्रवासी प्रवृत्ति कहलाती है। मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर बस जाना और अपने मूल स्थान पर निरंतर आते जाते रहना, या मूल स्थान से निरंतर संबंध बनाए रखने की आदत को प्रवासी प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे कई व्यक्ति शहर में चले जाते हैं गांव छोड़कर, परंतु वो गांव में भी निरंतर आते जाते रहते हैं, उनका वहाँ से संबंध रहता है, तो प्रवासी प्रवृत्ति कहलाती है। प्रवासी प्रवृत्ति के कितने भाग है? प्रवासी प्रवृत्ति को 4 भागों में बांटा गया है। दैनिक प्रवास, किसी काम के लिए दिन में गए, शाम को वापस अपने घर में आ गए। जैसे मिल्कमैन है वो दूध का काम करते हैं, शहर में दूध देने के लिए जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। स्टूडेंट पढ़ाई का काम करते हैं, पढ़ने के लिए शहर में जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे, तो ये दैनिक प्रवास कहलाता है। मौसमी प्रवास वो होता है जो मौसम की मजबूरी के कारण करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हरियाणा के अंदर गेहूं कटाई का सीज़न है, तो यूपी और बिहार के श्रमिक यहाँ पर आ जाएंगे, और जब सीज़न पूरा होगा गेहूं कटाई का तो वापस अपने राज्य में वो चले जाएंगे। तो ये कैसा प्रवास कहलाएगा? मौसमी प्रवास कहलाएगा, जो मौसम से प्रभावित होकर किया जाता है। आकस्मिक प्रवास, अचानक कहीं जाना पड़ जाए जिसकी पहले से प्लानिंग नहीं थी। जैसे एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना होने की स्थिति में स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर शहर के अंदर जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए, या फिर कोई रैली है, कोई विवाह शादी का फंक्शन है, उसके लिए हमें अचानक कहीं जाना पड़ जाए, तो जहाँ पर अकस्मात कहीं पर जाना पड़े उसको हम आकस्मिक प्रवास कहते हैं। स्थायी प्रवास वो प्रवास होता है जिसमें व्यक्ति स्थायी रूप से अपना मूल स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, और मूल स्थान से फिर वो कोई संबंध नहीं रखता है, या मूल स्थान पर उसके लौट कर आने की संभावना नहीं रहती। आगे करते हैं, प्रवास के प्रकार बताइए। प्रवास के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया। आंतरिक प्रवास का पहला होता है अंतर क्षेत्रीय प्रवास। एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में बस जाने की प्रक्रिया को हम अंतर क्षेत्रीय प्रवास कहते हैं। जैसे हरियाणा का पंजाब में जाकर बस गया, पंजाब का हरियाणा में आकर बस गया, तो ये अंतर क्षेत्रीय प्रवास कहलाएगा। गांव से शहर की ओर प्रवास, जब एक व्यक्ति गांव छोड़कर शहर की तरफ चला जाता है, शहर में जाकर बस जाता है, तो उसको गांव से शहर की ओर प्रवास कहा जाएगा। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो 2 राष्ट्रों की सीमा क्रॉस करके प्रवास किया जाता है। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, एक देश से दूसरे देश में जब व्यक्ति जाकर बसता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अंतर महाद्वीपीय प्रवास, अंतर महाद्वीपीय का तात्पर्य होगा एक महाद्वीप छोड़कर एक महाद्वीप के देश से दूसरे महाद्वीप के देश में जाकर रहना। जैसे भारत से अमेरिका जाकर रहना, भारत से ऑस्ट्रेलिया जाकर रहना। अंतरा महाद्वीपीय होता है एक ही महाद्वीप के देशों में जाकर बसना। जैसे भारत का व्यक्ति नेपाल जाकर रहने लग गया, भारत का व्यक्ति श्रीलंका जाकर रहने लग गया, तो वो अंतरा महाद्वीपीय प्रवास कहलाएगा। भी एक ही महाद्वीप के देशों के अंदर प्रवास करना।
श्रम पलायन की श्रेणियाँ, श्रम पलायन की श्रेणियों को 4 भागों में बांटा है। भी श्रम पलायन या व्यक्ति है वो पलायन कहाँ से कहाँ करते हैं, या तो वो गांव से एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाएंगे, या एक गांव से शहर में जाएंगे, या एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाएंगे, या फिर शहर छोड़कर गांव में आएंगे। ग्रामीण समाज में परिवर्तन की प्रवृत्ति कैसी है? ग्रामीण समाज में परिवर्तन की प्रवृत्ति है वो भिन्न भिन्न है। कुछ एक ग्रामीण समाज में तो जो औद्योगिकरण या नगरीकरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और वहाँ सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ। विशेषकर जो गांव शहरों के नज़दीक है उन गांवों में जो परिवर्तन है, ग्रामीण समाज में परिवर्तन है, बड़ी तेज़ी से हुआ। तेज़ी से उन्होंने शहरी संस्कृति को अपनाया। जबकि जो शहरों से बहुत दूर है वहाँ पर औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि प्रक्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ा, तो आज भी पिछड़े हुए हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाज में परिवर्तन की प्रकृति है, उसमें विभिन्नता है, असमानता है। कुछ एक गांव में सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ, जबकि कुछ एक ग्रामीण समाज में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हुआ। जाति पंचायत किसे कहते हैं? जाति पंचायत है वो सबसे पहले निम्न जातियों में बनाई गई थी। जैसे निम्न जाति के पहले जो फैसले थे, मामलों का निपटारा उच्च जाति के लोगों के द्वारा किया जाता था, परंतु बाद में निम्न जाति के लोगों ने सोचा कि हम पर ये उच्च जाति के लोग बिना वजह दबदबा रखते हैं, तो उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने मामलों की निपटारा करने के लिए अपनी ही जाति की पंचायतें बनाना शुरू किया, जिसे जाति पंचायत कहा जाता है। परंतु आज के संदर्भ में हम देखते हैं निम्न जातियों से निकलकर उच्च जातियां भी अपनी जाति पंचायत बनाने लगी। जैसे ब्राह्मण सभा भी हम देखते हैं, जाट सभा भी हम देखते हैं। तो जाति पंचायत किसी जाति विशेष की पंचायत होती है जो अपनी जाति के मामलों का निपटारा स्वयं करती है तथा जातीय हितों की रक्षा करती है। जाति पंचायतों का विघटन क्यों हुआ? क्योंकि एक तो न्यायपालिका की व्यवस्था हो गई, तो फैसला जो होने लगे वो जाति पंचायतों के अलावा न्यायपालिका के द्वारा किए जाने लगे। दूसरा, जाति के महत्व में कमी है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण व्यक्ति के ऊपर जाति का नियंत्रण कम हुआ, जाति निर्बल हुई, तो जाति पंचायतों का महत्व भी कम हुआ। जाति पंचायतों की स्वेच्छाचारिता, अब जाति पंचायत है उस पर दबंग लोगों का प्रभाव हो जाता है। फिर वो जब कोई भी मामलों का निपटारा करते हैं, फैसला करते हैं, तो जो दबंग लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनके कड़े अपराध करने पर भी उनको दंड नहीं दिया जाता, जबकि जो गरीब लोग हैं, जो कम प्रभावशाली लोग हैं, उनको कम अपराध के लिए भी सख्त सज़ा दी जाती है। तो इन स्वेच्छाचारिता के कारण जाति पंचायतों का विघटन हुआ, उनका महत्व कम हुआ। औद्योगिकरण के कारण जाति का महत्व प्रभाव कम हुआ और जाति पंचायतों का विघटन हुआ। पंचायती राज अधिनियम 1992 को समझाएं। पंचायती राज अधिनियम 1992 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात 24 अप्रैल 1993 को देश में लागू किया गया। इसके तहत संविधान के भाग 9 में संविधान के 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा अनुच्छेद 243 में पंचायतों की व्याख्या की गई। अब देखिएगा, जब संविधान में 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया तो ग्राम पंचायतों से संबंधित 16 विषय थे, जो कि वर्तमान में अब 29 विषय है। इस अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 73वें संवैधानिक संशोधन से पूर्व एवं पश्चात पंचायती राज में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या आया? 73वें संवैधानिक संशोधन से पूर्व पंचायती राज भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न रूपों में था। इसका मतलब सभी राज्यों में समानता नहीं थी, न कोई चुनाव की व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी। परंतु इससे संवैधानिक संशोधन नई इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी। परंतु संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज का स्वरूप पूरे देश में लागू किया गया और सभी राज्यों में इससे स्वरूप समान हो गया तथा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिल गई। तो इसमें मुख्य अंतर क्या था? पहले संवैधानिक मान्यता नहीं थी, अब संवैधानिक मान्यता मिल गई पंचायती राज को। दूसरा, पहले पंचायती राज भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न था, परंतु वर्तमान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था संपूर्ण देश में एक समान हो गई। भारत में पंचायतों की स्थापना का वर्णन किस धारा में किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत संविधान की धारा 40 में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई या इसकी शुरुआत कब की गई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में की गई। और 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों चलाया गया? ग्रामीण क्षेत्र में समन्वित विकास करने के लिए, सभी पक्षों का संपूर्ण विकास करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना भी 1953 में चलाई गई। इसका उद्देश्य भी ग्रामीण क्षेत्र का संपूर्ण या सर्वांगीण विकास करना था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किस समिति ने की? अब देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना जिस उद्देश्य के लिए इनकी शुरुआत की गई थी
उस उद्देश्य में ये सफल नहीं हो पाई, तो एक अध्ययन दल का गठन किया गया और उस अध्ययन दल का अध्यक्ष बलवंत राय मेहता को बनाया गया। भी ये पंचायती राज जो ये योजनाएं चलाई गई थी, ये योजनाएं असफल क्यों हुई, तो एक अध्ययन दल का गठन किया गया, उसका अध्यक्ष बनाया गया था बलवंत राय मेहता, इसीलिए इस समिति का नाम दिया गया बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में गठित की गई और 1959 में 1959 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश की थी। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या थी, भी निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर या खंड स्तर पर पंचायत समिति और उच्च स्तर पर जिला परिषद के गठन की सिफारिश इन्होंने की थी। और इसी की सिफारिश को सरकार के द्वारा मानकर संपूर्ण देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई थी, लागू की गई थी। उससे सबसे पहले इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में शुरुआत की गई थी। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की, अशोक समिति 1977। अब जो पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी वो 1965 तक आते आते अपना प्रभाव खोने लगी। तो अशोक मेहता के अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया गया, भी इन पंचायती राज संस्थाओं में क्या कमी है, कैसे सुधारा जा सकता है। तो उस अध्ययन दल का अध्यक्ष था वो अशोक मेहता जी थे, तो इसीलिए इस समिति का नाम अशोक मेहता समिति रखा गया। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। उन्होंने कहा निम्न स्तर पर तो मंडल पंचायत और उच्च स्तर पर जिला परिषद, इन्होंने ग्राम पंचायत को हटा दिया था। ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दी, आर के मुखर्जी ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय रूप कौन सा है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय स्वरूप है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं, तो ग्राम सभा गांव के वयस्क लोगों की एक सभा है। वयस्क का मतलब वो लोग जो जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, उन लोगों की एक सभा है जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के गठन की अनिवार्यता राज्य की कुल कितनी आबादी तक नहीं है। ये जो मध्य स्तर है, खंड स्तर पर पंचायत समिति, यदि राज्य की आबादी, किसी भी राज्य की आबादी 20 लाख से कम है तो वो बाध्य नहीं है कि वहाँ पर पंचायत समिति भी लागू करें, वो केवल निम्न और उच्च स्तर को लागू कर सकते हैं। तो यह जनसंख्या कितनी, 20 लाख से कम होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को राम राज्य का प्रतीक किसने माना है, महात्मा गांधी ने माना है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है, जब ये विधेयक लागू किया गया तो पहले 33% आरक्षण की व्यवस्था थी, बाद में केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया था। किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो वर्ष 2001 मनाया गया, तो वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। महिलाओं को हिंसा से मुक्ति व अधिकार सुरक्षित करने से संबंधित अधिनियम कौन सा है, तो ये अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया, तो 26 अक्टूबर 2006 को इसे पूरे देश में लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत यदि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का शारीरिक, मानसिक या यौनिक उत्पीड़न किया जाता है तो वो न्यायालय से न्याय मांग सकती है। पंचायती राज से आप क्या समझते हैं, पंचायती राज का मतलब पंचायतों का राज। पंचायतों का राज कहाँ पर चलेगा, गाँव में। तो पंचायती राज का अर्थ पंचायत के राज से है, अर्थात पंचायतों द्वारा गाँव का शासन करना ताकि ग्रामीण पुनर्निर्माण उसके, क्योंकि गाँव की समस्याओं का पता तो गाँव के लोगों को ही होता है और गाँव के लोग है वही गाँव की समस्याओं का समाधान अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो पंचायतों द्वारा गाँव का शासन करना ताकि ग्रामीण पुनर्निर्माण उसके, यह सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित था। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर डालेंगे, पंचायती राज अधिनियम 1992 जिसे नया पंचायती राज अधिनियम भी कहा जाता है, वो पूरे देश में कब लागू किया गया था। महिला सशक्तिकरण का अर्थ बताएं। यह ऊपर वाले क्वेश्चन में यह भी रह गया था थोड़ा सा, यह सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित है। प्रजा विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का हस्तांतरण करना, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक सत्ता का। तो केंद्र सरकार से राज्य सरकार को, राज्य सरकार से पंचायतों को जो सत्ता का हस्तांतरण किया गया, इसे सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है। महिला सशक्तिकरण क्या है, देखो महिलाओं को जो सबल बनाने की, अबला से सबला बनाने की जो प्रक्रिया है वो महिला सशक्तिकरण कहलाती है। महिलाओं को अपने हकों अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जो प्रक्रिया है वो महिला सशक्तिकरण कहलाती है।
पुरुषों की महिलाओं के प्रति मानसिकता बदलने की जो प्रक्रिया है, लैंगिक भेदभाव समाप्त करने की जो प्रक्रिया है, वो महिला सशक्तिकरण कहलाती है। तो महिला सशक्तिकरण महिलाओं को सशक्त व मजबूत बनाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को वे सारे उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। उपकरण का मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है जिनसे उनमें आत्मविश्वास का संचार हो और वे उन्नति कर सके और आगे बढ़ सके भी, अपने काम अपने ऊपर विश्वास पैदा हो, जिसके अंतर्गत सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता, सामाजिक सुविधाएं मिले, समाज का दृष्टिकोण बदले, राजनीतिक अधिकार मिले, आर्थिक नीति निर्धारण में भी भागीदारी हो, अपने जीवन का नियंत्रण वो स्वयं कर सके, निर्णय ले सके, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन के अधिकार आदि तत्व महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।